दोस्तों, पथौरू रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका एक बेटा भी था जो अब जवान हो चुका था। दोनों बाप बेटे किसानों के खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे थे। बेटा, जिसका नाम करीम था, वह चाहता तो बहुत था कि कहीं दूर जाकर छोटी मोटी नौकरी कर ले, लेकिन उसका बाप घर पर अकेला रह जाता। अगर कभी कभार तबीयत खराब हो जाए तो कौन उसकी देखभाल करता। कुछ समय बाद उसके पिता भगवान को प्यारे हो गए। उसने सोचा, कम से कम अब वह खेतों में मजदूरी तो नहीं करेगा। इसलिए करीम पथौरू स्टेशन के मास्टर के पास काम मांगने के लिए गया। उसको पता था कि यहाँ उसे शायद कोई काम न मिले, मगर 10 दिन बाद ही उसे स्टेशन मास्टर ने 200 रुपए माहवार पर रख लिया। करीम अब बड़ा खुश था। लगातार 2 महीने तक करीम पथौरू स्टेशन पर साफ सफाई का काम करता रहा। मगर फिर एक दिन स्टेशन मास्टर ने करीम को बुलाकर कहा कि तुम्हें 15 दिन के लिए कुंडरी भेजा जा रहा है। करीम को अचानक लगा कि स्टेशन मास्टर उसके काम से खुश नहीं है। हालांकि कुंडरी स्टेशन पथौरू स्टेशन से 4 स्टेशन आगे ही था, मगर करीम ने यहाँ के काम में 2 महीने के अंदर अपने आप को रचा बसा लिया था और यहीं वह काम करके खुश भी था। इसलिए करीम कुंडरी स्टेशन जाने को तैयार न हुआ। तो स्टेशन मास्टर ने 10 दिन बाद पथौरू बुलाने का वादा भी कर लिया। करीम के पास अब कुंडरी जाने के अलावा कोई चारा न था। करीम के पास अब कुंडरी न जाने का एक कारण यह भी था कि कुंडरी स्टेशन ठग लुटेरों का गढ़ था। अगले दिन ना चाहते हुए भी करीम को अब कुंडरी जाना पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, 10 दिन तक वह अपने काम पर ही ध्यान रखेगा। जब वह कुंडरी पहुंचा तो वहां के स्टेशन मास्टर ने करीम को काम समझाया और वहीं पर रहने के लिए एक कोठरी दे दी। 4 दिन बाद कुंडरी के स्टेशन मास्टर ने करीम को बुलाकर कहा कि 200 रुपये महीना कमाकर क्या कर लोगे? अगर चाहो तो मैं तुम्हें अच्छा खासा काम दिलवा सकता हूँ। मैंने सुना है तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हो। तुमने ठाकुर अरबन सिंह का नाम तो सुना ही होगा। उसी को तुम जैसे हट्टे खट्टे भोले आदमी की जरूरत है। ठाकुर का नाम सुना तो करीम की आंखें फैल गई। उसने कहा, उन्हें कौन नहीं जानता साहब। मैंने सुना है वे नाजायज तरीके से व्यापार करते हैं और पुलिस तो उनकी जेब में रहती है, मगर मुझे रेलवे की नौकरी करना ही अच्छा लगता है। फिर 4-5 दिन बाद शाम के समय करीम ने खाना खाया, तभी स्टेशन मास्टर के घर जाने का बुलावा आ गया। करीम ने कपड़े बदले और स्टेशन मास्टर के घर की तरफ चल पड़ा। उस समय अंधेरा फैल चुका था। थोड़ी ही दूर चला था कि किसी लड़की ने मीठी आवाज से करीम का नाम पुकारा। करीम चौंक कर रुक गया और सोचने लगा कि इस अनजानी जगह में कोई लड़की मेरा नाम कैसे जानती है, और वह भी इतनी मीठी आवाज में। करीम, सुनो। दूसरी बार फिर करीम का नाम लेकर उसकी आवाज आई। करीम अब निडर होकर अपने रास्ते से हटकर उधर ही चल पड़ा जिधर से वह आवाज आ रही थी। जब वह एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र 22-23 साल के आसपास होगी, वह पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका बदन एक सफेद कपड़े में लिपटा था, मगर चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। करीम उसे देख ही रहा था कि वह कहने लगी, तुम शायद स्टेशन मास्टर के बुलाने पर उनके घर जा रहे हो। करीम ने हाँ में जवाब दिया तो वह कहने लगी, तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आज वहां पर पुलिस का छापा पड़ने वाला है और अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो 12 बजे के बाद निरंजन की हवेली में आ जाना। करीम ने कुछ और पूछना चाहा तो वह अपना मुंह छिपाकर तेज तेज कदमों से चलती हुई अंधेरे में गुम हो गई। करीम अब अपने जहन में कई सवाल लिए स्टेशन मास्टर के घर की तरफ धीरे धीरे चल पड़ा कि उधर जाऊं या न जाऊं। अगर नहीं गया तो कहीं नौकरी न चली जाए। रात के 10 बजे होंगे। किसी किसी घर में रोशनी भी थी। जैसे ही करीम स्टेशन मास्टर के घर की गली में मुड़ा तो पुलिस की सीटियों की आवाज ने उसके
पुलिस वालों ने स्टेशन मास्टर का मकान घेर लिया। रास्ते में मिलने वाली लड़की ने करीम को होशियार किया था, वह सच हो गया था। करीम तेजी से पलटा और स्टेशन पहुंचा। करीम कोठरी बंद किए चारपाई पर पड़ा रहा। वह सोचता रहा कि अगर आज वह लड़की ना मिलती तो उसका फंस जाना लाजमी था। उसके जहन में कई सवाल उठ रहे थे कि रात 12 बजे के बाद उस लड़की ने निरंजन की हवेली में उसे क्यों बुलाया है, वह उसे क्यों जानती है। सुबह हुई तो करीम ने सोचा कि काम पर ना जाकर उस लड़की का शुक्रिया अदा करके आए, मगर उसने तो रात 12 बजे बाद ही बुलाया था। करीम को अब एक रात में ही ऐसा लगने लगा जैसे वह उस लड़की को वर्षों से जानता है और उसे पसंद भी करने लगा है। रात के 11 बजे तो करीम ने कपड़े बदले और दबे पांव निरंजन लाल की हवेली की तरफ चल पड़ा। निरंजन लाल की हवेली के बारे में दोपहर ही एक साथी से पूछ लिया था कि वह किस तरह बनी हुई है। करीम ने जब निरंजन लाल की हवेली के बारे में ये पूछा था तो उसके साथी ने करीम को चौंक कर भी देखा था, मगर करीम को इस बात से कोई मतलब न था। उसको तो बस लड़की से अपने सवालों के जवाब लेने थे और उसका शुक्रिया भी करना था। हवेली के पास पहुंचा तो करीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। बाहर से हवेली अच्छी खासी पुरानी हो चुकी थी। बाहर खड़ा करीम सोच ही रहा था कि अंदर जाऊं या न जाऊं। तभी अंदर से आवाज आई कि करीम अंदर आ जाओ। करीम बड़ा हैरान हुआ और अंदर हवेली में चला गया। हवेली की सजावट ऐसी थी कि करीम ने ऐसी सजावट सपने में भी नहीं सोची होगी। बाहर से इतनी टूटी फूटी और अंदर किसी महल से कम नहीं थी। जब करीम ने लड़की को देखा तो वह लाल रंग की साड़ी में लिपटी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह बोली, करीम मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। करीम ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने की गर्ज से आया हूँ। बहुत देर तक वह करीम के साथ स्टेशन मास्टर और ठाकुर के बारे में बात करती रही, मगर करीम तो उस लड़की के बारे में जानना चाहता था। जब वह चुप हुई तो करीम ने पूछा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वह लड़की मुस्कुराकर कहने लगी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है। फिर भी वह कहने लगी, करीम मेरा कोई नहीं है, अब तुम मिल गए तो मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। करीम ने जब इतना सुना तो उसका दिल खुशी से झूम उठा कि इतनी हसीन और मालदार औरत मुझे अपनाने के लिए पहल कर रही है। अब करीम ने अपने बारे में सब उसे बताया। जब रात का तीसरा पहर भी बीत गया तो करीम न चाहते हुए उठा और वहां से जाने लगा। वह करीम को हवेली के दरवाजे तक छोड़ने भी आई और कहने लगी, करीम तुम कल आओगे ना। करीम ने हाँ में सर हिला दिया तो वह बोली, मगर रात 12 बजे के बाद ही आना। करीम आकर अपनी कोठरी में चारपाई पर लेट गया। करीम तो अब सातवें आसमान पर पहुंच गया था। पूरा दिन उसने तड़फ तड़फ कर गुजारा। 11 बजे तो करीम निरंजन की हवेली में जाने को तैयार हो गया। दबे कदमों से जब वह कोठरी से बाहर निकला तो वह रास्ते में ही खड़ी मिल गई। दोनों हवेली पहुंचे तो उस लड़की ने अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन करीम को खिलाए। उसका छूना करीम